प्रोपोर्शनल काउंटर को प्रोपोर्शनल काउंटर क्यों कहा जाता है? प्रोपोर्शनल काउंटर में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो एनर्जी है इंसिडेंट पार्टिकल की, ये इसमें हमें प्रोपोर्शनल मिलती है पल्स हाइट के। पल्स हाइट जितनी होगी उतनी ही एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की है, उसी प्रोपोर्शन में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर में सफिशेंटली हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। मतलब कि सफिशेंट का यहाँ क्या मतलब है कि वो वोल्टेज जिस पर कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो सके, इतनी वोल्टेज को हम यहाँ सफिशिएंट वोल्टेज कह रहे हैं। थर्ड, इसमें जो सेंट्रल वायर है जो एनोड का काम करती है, उस पर जब इलेक्ट्रॉन एक बार जो हमने आयनाइजिंग रेडिएशन अपने चैम्बर में डाली है, उसके कारण जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, वे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब गैस मीडियम में वापस आते हैं तो क्या होता है कि दे प्रोड्यूस द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन विद दीज गैसियस पार्टिकल्स। तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने के कारण हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स देयर। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एंड दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम इन दिस चैम्बर। और ये जो वोल्टेज रीजन है, इस वोल्टेज जो सफिशिएंट वोल्टेज क्या है जिसमें कि एम की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिले एंड रिमेन्स कांस्टेंट एम एट दिस सफिशिएंट वोल्टेज, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द प्रोपोर्शनल रीजन। कि वोल्टेज के प्रोपोर्शन में हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू रखे, दैट वाई इट इज़ नोन एज द प्रोपोर्शनल रीजन। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, प्रोपोर्शनल काउंटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। प्रोपोर्शनल काउंटर में एक सिलेंड्रिकल चैम्बर लिया जाता है जिसमें कि गैस फिल की जाती है। These are the गैस पार्टिकल। इसमें स्पेशली आर्गन गैस को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि आर्गन गैस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई डेंसिटी होने के कारण इट कैन प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये अच्छा दे सकती है, तो इसको हाई डेंसिटी के कारण लिया जाता है। सेकेंड थिंग, इट इज़ having the some excited states which have lifetime greater than as usual। lifetime जो है यूजुअल lifetime से ज़्यादा होता है। तो अगर lifetime ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा टाइम तक हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आने में टाइम लगाएंगे, और जो वो रेडिएशन उनको एमिट करनी है, जो एक मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे। एक तरह से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो एक रेडिएशन को, फोटोन को एमिट करता है। दैट्स वाई जब ये रेडिएशन अगर ग्राउंड स्टेट में लेट आएंगे तो रेडिएशन एमिट नहीं होगी, और रेडिएशन ये एमिट नहीं करेंगे तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को, जिस रेडिएशन ने कोलिजन करना है गैस मॉलिक्यूल के साथ, और उसकी वजह से जो सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने हैं वो लेट प्रोड्यूस होंगे। तो इस को क्वेंच करने के लिए, क्वेंच मतलब इस कंडीशन से बचने के लिए, इस कंडीशन से बचने के लिए आर्गन के साथ क्वेंचिंग गैस डाली जाती है, एंड दैट क्वेंचिंग गैस इज मीथेन। तो प्रोपोर्शनल काउंटर में आर्गन और मीथेन की जो प्रोपोर्शनैलिटी रखी जाती है, आर्गन गैस इसमें ली जाती है 90% एंड एक पॉली एटॉमिक गैस जिससे कि मीथेन का मैंने एग्जांपल दिया उसको रखा जाता है 10%।
तो प्रोपोर्शनल काउंटर का जो एक कन्फिग्रेशन बनता है दैट इज़ नोन एज द P10 कन्फिग्रेशन इनसाइड दिस चैम्बर। तो इस चैम्बर ये भी कंडक्टिंग चैम्बर होता है जिसकी जो विंडो है वो एल्यूमिनियम या माइका की बनाई जाती है ताकि इसमें से आयनाइजिंग पार्टिकल को आसानी से पास करवाया जा सके। वेरी थीन विंडो बनाई जाती है। सेकंड मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस, इस सिलेंडर के इनसाइड में एक जो सेंट्रल वायर लगाई जाती है बीचों बीच, उसका जो डायमीटर है वो बहुत ही कम रखा जाता है, मीन्स कि 0.1 mm अप्रोक्सीमेटली। ये सेंट्रल वायर थीन लेना हो बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर मान लीजिए थीन नहीं होगी, थिक होगी, तो क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लिबरेट कर लेगी। अगर ये मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लिबरेट कर लेगी तो गैसियस मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम आएंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फिर कम प्रोड्यूस होंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले पाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस थिक से बचने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रल वायर को थीन रखा जाता है। ये जो कंडक्टिंग सिलेंडर है और कंडक्टिंग वायर है, इनको आगे बैटरी की पोटेंशियल दी जाती है। एंड एनोड इज मेड पॉजिटिव ताकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, मतलब कि इसमें जो आयनाइजिंग इफेक्ट हुआ है उसमें जो आयन पेयर फॉर्म्ड हुए हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दैट इज इलेक्ट्रॉन, उनको एक डायरेक्शन मिल सके कि उनको कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना है। तो उसके लिए जो कंडक्टिंग सिलेंडर की वॉल्स हैं उसको नेगेटिव पोटेंशियल दी जाती है, और जो हमारी जो एनोड वायर है दैट इज केप्ट एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। एनोड वायर को पॉजिटिव पोटेंशियल दी जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ जो है चलाया जा सके, भेजा जा सके। ये सारा सिस्टम, यहाँ एक स्ट्रे कैपेसिटेंस अपने आप डेवलप हो जाता है जिससे कि नंबर ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं वो ये अपने क्या है, कैपेसिटर उनको काउंट कर सकता है। एंड दिस इज कनेक्टेड विद द पल्स एम्पलीफायर। इसको पल्स एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है ताकि पल्स हाइट हम नोट कर सकें। तो जो इसमें प्रेशर है गैस का वो अगर बिलो रखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या लिटल अबव की, मतलब कि लिटल अबव रखा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा कि जो सील्ड प्रोपोर्शनल काउंटर की जगह हम यहाँ पर एक कंटिन्यूस काउंटर यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि कंटिन्यूस फ्लो हम गैस का ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यूस की बजाय अपना ये काउंटर पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। अब हम आगे वर्किंग क्या होती है, वर्किंग देखिए। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, यहाँ से आयनाइजिंग रेडिएशन को भेजा गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए गैस मॉलिक्यूल के द्वारा, एंड बाय आयनाइजिंग पार्टिकल जो भी है अल्फ़ा और बीटा। हम इसमें प्रोपोर्शनल काउंटर में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एनर्जी ये मेजर कर सकता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगर ये एनर्जी को मेजर कर सकता है तो इट मीन्स हम अल्फ़ा और बीटा का आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें अल्फ़ा रेडिएशन से प्रोसेस हुआ है या बीटा से, क्योंकि ये एनर्जी अगर हमें पता लगती है बाय पल्स हाइट जो प्रोपोर्शनल है पल्स हाइट के, तो हम अल्फ़ा और बीटा की एनर्जी हमें मालूम है क्या है, तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा रेडिएशन से इंजेक्शन प्रोसेस हुआ है या बीटा से हुआ है। आल्सो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m है वो डिपेंड करेगा एनोड के डायमीटर पर, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्यों हम इसको थीन रखते हैं। सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कैथोड आल्सो, कि कैथोड का रेडियस कितना है। वोल्टेज पर ये डिपेंड करेगा कि हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, और नेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस पर भी ये डिपेंड करेगा कि गैस का नेचर क्या है और उसका प्रेशर कितना है। तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होंगे गैस मॉलिक्यूल से, वो ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि हम वोल्टेज को बहुत मान लीजिए हमने 1000 वोल्ट कर दिया है,
तो क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो एडिशनल आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज़ कि जैसे मैंने अभी भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक बार एक्साइटेड स्टेट में चले गए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे बाय एमिटिंग रेडिएशन, दैट रेडिएशन विल कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स एंड दैट दे विल प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब मान लीजिए हम एक अपनी वर्किंग में कंसीडर करें कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्शन की वो है P। इफ ईच फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस n इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, तो अगर ये हर n इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है और P प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी हो गई P। तो हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन ने जो प्रोड्यूस किया n इलेक्ट्रॉन को, तो पहली बार उसने जो प्रोड्यूस किया वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, फिर n स्क्वायर P हो गए, फिर n क्यूब P स्क्वायर होंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का हमें मिलता रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने बने, पहले हमारे पास आए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हो गए n फर्स्ट में, फिर सेकंड साइकिल में n स्क्वायर P, फिर थर्ड में हो गए n क्यूब P स्क्वायर, और ये प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर हमें इस प्रोसेस से मिलता चला जाएगा, n4 P क्यूब, n5 P4। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें मिलता चला जाएगा। तो अगर हम इसमें ये कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन्स कवर ए डिस्टेंस x, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स ने x डिस्टेंस, अल्फ़ा x डिस्टेंस को कवर किया है। जब अल्फ़ा x डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया तो इलेक्ट्रॉन ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए n2 n प्लस dn इंक्रीज किया है। तो dn को टाउनसेंड ने किसके इक्वल लिया, अल्फा एंड dx, बिकॉज दिस अल्फा इज द टाउनसेंड एवोलॉन्च, क्योंकि क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण हमारे पास एक एवोलॉन्च उसमें डेवलप हुई है। और अगर n नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आयनाइजिंग पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस हुए थे स्टार्टिंग में, जो भी हमने रेडिएशन भेजी है उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रोसेस में जो मिले हमें वो n नॉट है, ये हमने कंसीडर कर लिया n नॉट दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और x वो डिस्टेंस हो गया थ्रू विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस होने के बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ड्रिफ्ट क्यों कह रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो आयंस भी हैं, एटम्स भी हैं, तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाय कवरिंग ए डिस्टेंस x। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड एट एनी टाइम कवरिंग ए डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, अगर हम n से रिप्रेजेंट करें n नॉट एक्सपोनेंशियल 0 टू अल्फ़ा अल्फ़ा dx, 0 टू इन्फिनिटी मानकर चलते हैं हम इसमें, n नॉट एक्सपोनेंशियल 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा dx, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर पहुंचे हैं। एंड अगर हम इसकी रेशियो ले लें n बाई n नॉट, तो दिस इज नोन एज द गैस एम्प्लीफिकेशन, दिस रेशियो इज नोन एज गैस एम्प्लीफिकेशन और गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m। तो गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को अचीव करने के लिए जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है और जो रेडियस ऑफ वायर है उस पर भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि उस पर ये डिपेंड करेगा। तो उसके लिए बाय स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज
इक्वल टू फॉर डिस्टेंस x v नॉट अपॉन x log v बाय a। तो ये एनर्जी हमें यहाँ पर रेडिएशन की मिलती है। अगर हम इसमें मान लीजिए वोल्टेज हमने अप्लाई की है इनिशियली 1000 वोल्ट, और जो हमारे पास बी है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ वायर जो है 1.0 mm है। तो फील्ड स्ट्रेंथ इससे इन वैल्यू को पुट करके फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाती है लगभग 6.7 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो इट मीन्स इतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ही जो गैस का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलता है। तो पल्स का हाइट देखिए, पल्स एम्पलीफायर में हमें क्या मिलता है। फॉर द लार्ज टाइम कॉन्स्टेंट फॉर द इनफाइनाइट टाइम इनिशियल पल्स हाइट इज़ वेरी लार्ज। पल्स जो है तेज़ी से इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस तेज़ी से एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इस टाइम स्केल पर जो पल्स हाइट है बहुत ही धीरे धीरे सेट हो रही है, एंड बिकॉज द पॉजिटिव आयंस नाउ इन ए वेरी वीक फील्ड में मूव कर रहे हैं, और जो पल्स की जो एक सेटिस्फाइड हाइट मिलती है, पल्स एक शार्प पीक मिल रही है, दैट इज़ एट द टाइम वैल्यू ऑफ 0.03 माइक्रोन सेकेंड। तो अगर स्टेबल क्लिपिंग टाइम कांस्टेंट हमें लेना होगा, अगर हमें आउटपुट सर्किट में बेटर रेजोल्यूशन लेना है। सो वी कैन से दैट प्रोपोर्शनल काउंटर हैज़ द की डिजाइन फीचर ऑफ 2 डिस्टिंक्ट आयनाइजेशन रीजन्स। फर्स्ट फीचर इसका हो गया आयन ड्रिफ्ट रीजन। आयन ड्रिफ्ट रीजन में क्या है कि जो चैम्बर का आउटर वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ आयन पेयर जो कंसिस्ट हुए हैं, जो बने हैं, नंबर ऑफ आयन पेयर क्रिएट हुए हैं, वो प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी के। इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी के सेकंड की फीचर इसका क्या हो गया, इसके डिजाइन का एवलांच रीजन। तो इसमें क्या है कि जो एनोड है उस पर चार्ज एम्प्लीफिकेशन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि हमने उसको थीन वायर का बना रखा है, एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ आयन पेयर करंट हमें मिलता है,